नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जी हां, आप इसे एंटी क्लाइमैक्स कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जिन नतीजों का एग्जिट पोल में आप इंतजार कर रहे थे उससे बिल्कुल अलग होकर इंडिया टुडे सिसेरो का फाइनल एग्जिट पोल अब आपके सामने हम रखने वाले हैं। और इसी में आपको बता दें, एनडीए 111 से 127 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है। 5 बजे तक का ये एग्जिट पोल है। इससे पहले हम आपको 3 बजे तक का दिखा रहे थे, लेकिन अब जो एग्जिट पोल है वो यही है। महागठबंधन को 110 से 124, यानी आप खुद ये कह सकते हैं कि सरकार किसकी बनेगी तस्वीर साफ नहीं होती है। कांटे का टक्कर एक बार फिर से सामने दिखाई देता है और लगभग बराबर से आप कह सकते हैं, तराजू अगर आप रख दें तो लगभग बराबर पर दोनों ही पार्टियां, दोनों ही गठबंधन इस वक्त झूल रहे हैं। एनडीए भी एक तरफ और महागठबंधन भी एक तरफ। चलिए अब आपको जरा सिलसिलेवार ढंग से बता दें कि क्या कह रहा है फिलहाल जो स्वरूप है इस एग्जिट पोल का। शाम 5 बजे तक का ये एग्जिट पोल है। 111 से 127 बीजेपी को जाता हुआ, 110 से देखिए 124 तक जाता हुआ जेडीयू प्लस को यानी महागठबंधन को, और अन्य को 4 से 10। हालांकि एक के बाद एक दावे आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने तो 190 का आंकड़ा दे दिया है, कहते हैं 190 से कम नहीं आएगा हमारे पास। और इसके बाद नरेंद्र मोदी को भी जवाब देना होगा कि प्रधानमंत्री बनकर रहने के लायक वो है या नहीं। तो उन्होंने धावा अभी से बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच सिसेरो का, आज तक सिसेरो का एग्जिट पोल कम से कम तराजू में दोनों को बराबर रख रहा है। और यही जनता का फिलहाल अनुमानित, जो आप कह सकते हैं, फरमान दिख रहा है। वोट शेयर आपको जरा सिलसिलेवार ढंग से कह दें, थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें आती है। 41% के साथ भारतीय जनता पार्टी है, 40% के साथ जेडीयू जैसा कि आप देख रहे हैं, और अन्य के खाते में जाता हुआ 19% है। कुल मिलाकर तस्वीर अब यही कह रही है कि शायद एग्जिट पोल भी वो नहीं कह पाए जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। क्योंकि आप सड़क चौराहे पर भी अगर बिहार में पूछिए तो आपको दोनों तरफ कांटे का मुकाबला दिख रहा था, और वही अब सामने दिख रहा है एग्जिट पोल में भी। तो ये है फिलहाल तस्वीर। अब हम आपको दिखाएंगे जितने भी एग्जिट पोल्स इस वक्त देश में हुए हैं उन सब के नतीजे क्या कहते हैं वो नतीजे, और कौन कितना किससे अलग खड़ा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि महागठबंधन को भी कई लोग उसकी सरकार बनाने का फरमान, एक तरह से उसकी भविष्यवाणी, उसका अनुमान बता रहे हैं अपने एग्जिट पोल के जरिए। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका परिचय उन खास वरिष्ठ पत्रकारों से कर दें जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, खास मेहमान नलिनी सिंह जी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल रहेंगी। अन्य कई मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दें। राजनीतिक मेहमान तमाम हैं, जिसमें केसी त्यागी जी सेक्रेटरी जनरल जेडीयू के हमारे साथ होंगे, और चिराग पासवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब जो कि वरिष्ठ नेता है आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग पासवान जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आपके पिताजी ने कुछ ही देर पहले कहा कि खुलकर और बड़ी आराम से आपकी सरकार बन रही है। तो ये आंकड़े तो फिलहाल एग्जिट पोल के ऐसा इशारा नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से बोलूंगा कि हम लोगों ने ओपिनियन पोल के सहारे या एग्जिट पोल के सहारे हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव हम लोगों ने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से और अपनी मेहनत से हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। कुछ चैनल्स हैं जो हमारे फेवर में दिखा रहे हैं, कुछ चैनल्स हैं जो हमारे अगेंस्ट दिखा रहे हैं। अब मैं बोलूं कि फेवर वाले हमारे सर्वे सही हैं और जो अगेंस्ट दिखा रहे हैं वो गलत है, तो ये गलत बात होगी। ईमानदारी की बात है, एक अपना भी आकलन है, एक अपना भी विश्वास है, और हमारा विश्वास ये कहता है कि हम लोग का गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा। जिस टारगेट के साथ हम लोग गए थे वो अचीव करेंगे। चिराग जी, अब देखिए वोटिंग तो हो चुकी है खत्म, अब बात ईमानदारी और सीधी की जा सकती है, और इसीलिए आपसे मैं अगला सवाल कर रही हूं कि 170 180 का जो अनुमान आप लोग एक वक्त कर रहे थे उससे बहुत पीछे रह गए हैं, कम से कम इन अनुमानों के मुताबिक। क्या मोहन भागवत का आरक्षण पर बयान भारी पड़ा? क्या तांत्रिक वाला वीडियो सामने लाना भारी पड़ा? और क्या जो बार बार छवि बनती चली गई कि आप का पूरा गठबंधन एक तरह से हिंदू पोलराइजेशन कराने की कोशिश कर रहा है, भारी पड़ गया? तीनों पर आपके पॉइंटेड जवाब। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से बोलूंगा, आपने खुद ही बोला चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, अब बातों को घुमाने का कोई मतलब नहीं है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैंने चुनाव के दौरान भी मैंने ऑनेस्टली बात बोली थी। हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी की अगर मैं बात करूं, हमारी मैं बात करूं, अपनी बात करूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी की बात करूं,
और हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकास को मुद्दा बनाकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। बहुत से नेताओं ने जनता को भ्रमित करने की कोशिश की, उन्होंने गौमांस को मुद्दा बनाया, रिजर्वेशन को मुद्दा बनाया। देखिए, मोहन भागवत जी एक स्वतंत्र संगठन के प्रमुख हैं, वो पूर्णतः स्वतंत्र है अपनी बातों को रखने के लिए, बट राजनीतिक दल इस पर अपनी क्या विचार रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, वो महत्वपूर्ण है। इससे बड़ी बात और क्या होगी जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद इस बात को स्पष्ट कर दिया कि मैं जान की बाजी लगा दूंगा अगर आरक्षण पर कोई आंच भी आई। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आरक्षण कोई मुद्दा है। और हमारे जैसे प्रदेश के लिए ईमानदारी से बोलूंगा, जो कि आजादी के 68 साल के बाद भी मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझ रहा है, वहां पर विकास के अलावा, वहां पर मूलभूत जरूरतों के अभाव को पूरा करने के अलावा और कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। ये अगला सवाल भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ है, हार के कारणों पर। अगर उस तरह के कम से कम प्रचंड जनादेश की तरफ आप नहीं बढ़ रहे हैं, कुशवाहा वोट बैंक निकल गया, ईमानदारी से ये भी बताइएगा, क्योंकि एक बार फिर से ये इल्तजा करते हुए कि अब तो चुनाव खत्म हो गए हैं और जैसा आप पत्रकारों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं वैसे ही खुलकर बात होनी चाहिए। क्या कुशवाहा वोट बैंक वोट पूरी तरह से चला गया? कुशवाहा वोट पूरी तरह से चला गया क्योंकि जेडीयू के एक कुशवाहा पैसे लेते हुए पकड़े गए, उनको टारगेट किया गया? मैं चाहूंगा कि जब मैं इस बात का जवाब दूं, जितनी ईमानदारी से मैं बोल रहा हूं, आप उतनी ईमानदारी से आप इस पर यकीन भी करें। मैं एक युवा बिहारी हूं, मैं जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता, मैं कुशवाहा को वोट बैंक नहीं देखता, मैं किसी को भी वोट बैंक नहीं मानता। मेरी लड़ाई गरीबों के लिए है, गरीबी के खिलाफ है। मैं नहीं मानूंगा कि किसी को टारगेट करने से कुशवाहा वोट बैंक चला गया या कोई एक वर्ग पूरा एक साथ आपके साथ जुड़ता है क्योंकि वो उस वर्ग विशेष से आता है। जात पात धर्म मजहब से उठकर पिछली बार लोकसभा में भी बिहारियों ने, ये कहा जाता है, हम बिहारियों के बारे में कहा जाता है कि हमारी राजनीति जातीयता पर आधारित होती है, पर मुझे खुशी है कि लोकसभा में भी हमारे बिहार के लोगों ने जात पात धर्म मजहब से उठकर मतदान किया और इस बार विधानसभा में भी जात पात धर्म मजहब से उठकर वोट बैंक बनकर किसी ने वोट नहीं किया। चलिए चलते चलते आप चिराग जी से एक बात पूछ लीजिए, क्योंकि आपने जैसे कुशवाहा कहा, लेकिन क्या आप एनडीए में मांझी साहब ने जिस तरह से एनडीए के घटक और बीजेपी के खिलाफ भी कई जगह भाषण दिए, चिराग जी आपको नहीं लगता कि इससे जो हमारा जो सर्वे, मतलब आज तक में जहां हम बैठे हैं, वो हमारा सर्वे मतलब इसरो की तरफ से किया गया है, वही एक बड़ा कारण है जिससे कि एनडीए कहीं कमजोर दिख रहा है? वरना जो आपने पासवान जी या और घटक लोगों ने काम किया था, मांझी ने जितना नुकसान किया जिसकी पहले आशंका थी, वो शायद नहीं सही साबित हो रही है। मांझी जी ने नुकसान किया? देखिए, मैं ईमानदारी से बोलूंगा, मांझी जी के आने से हमारे गठबंधन को मजबूती मिली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, शंका नहीं है। जहां हम लोगों ने 2 महीने इंतजार किया, महज 2 दिन की बात और है। 2 दिन और इंतजार कर लेंगे, प्रत्यक्ष को ब्रह्मांड की जरूरत नहीं होगी। आप पॉलिटिकली करेक्ट होने में आपने अपने मसल्स को भी पीछे छोड़ दिया है और अपनी जिमिंग को भी पीछे छोड़ दिया है पॉलिटिकली करेक्ट होने में। चलते चलते एक दो छोटे से सवाल, फिर मैं ये बहस सबके लिए यहाँ पर खोलूंगी। सब तमाम अन्य मेहमान, केसी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मोदी फैन है आप? मोदी का जादू वैसा नहीं चला जैसे लोकसभा में चला था, अगर ये अनुमान सही है? देखिए, जैसा मैंने कहा, 2 दिन और हैं, पता चल जाएगा। उस लोकसभा के वक्त भी हर किसी ने यही बोला था कि मोदी लहर नहीं है, ब्लोअर की हवा चल रही है। उस वक्त भी परिणाम हमारे विपक्षी दल के नेताओं की सोच के विपरीत आए थे। मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं, क्योंकि मैं जनता के बीच रहा हूं, मुझे जनता की नब्ज को करीबी रूप से परखने का मौका मिला। ये विश्वास मुझे वहीं से आता है। मुझे विश्वास है कि हमारे परिणाम, जो हमारा टारगेट था, हम लोग 185 प्लस के टारगेट के साथ हम लोगों ने चुनाव अभियान शुरू किया था। मुझे आज भी उम्मीद है, विश्वास है कि हम लोग अपना टारगेट अचीव करेंगे। लालू जी 190 का दावा कर रहे हैं। लालू जी ने लोकसभा के वक्त भी काफी बड़े बड़े दावे किए थे, परिणाम उनके सामने आए। शुभकामनाएं दूंगा, पर मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि इस बार भी उनकी सोच के विपरीत परिणाम आएंगे। वो रामविलास जी को मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कहते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि वो उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या वो उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं भी नहीं समझ पाया हूं कि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कॉम्प्लीमेंट है या क्रिटिसिज्म है। अगर परख पाते हैं मौसम को, समझ पाते हैं राजनीति को, अच्छी बात है हमारे लिए भी, हमारे दल के लिए भी। चलिए अब इस पूरी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और आप लोगों से भी चर्चा होगी। सबसे पहले सिद्धार्थनाथ सिंह साहब, आपके पास आते हुए, मोदी लहर लोकसभा से बिल्कुल कम होती हुई, धीमी होती हुई, क्योंकि अनुमान यही कह रहे हैं कि रुक जा रहा है मामला। 110 से लेकर 123 नहीं, 111 से लेकर 127, ये 5 बजे तक का है। 111 से 127 के बीच में अटक रहा है मामला। दावे तो 170, 180, 190 के थे।
नहीं, दावे जो है वो आज भी हमारे अनुमान में तो अभी भी है, मगर आपका एग्जिट पोल है इसलिए बहस वहीं तक ही सीमित रखूंगा मैं, क्योंकि ना तो आप बोलेंगे कि आप फिर बहस का कोई तर्क नहीं रहेगा, ना तो आप ही के चैनल पे बैठा हूं। मोदी जी की लहर को आप कम आंक रही हैं, तो मुझे लगता है विपक्ष ने आपकी बात ध्यान से सुनी नहीं फिर, क्योंकि विपक्ष ने मोदी जी की लहर को रोकने के लिए जो लोग मतलब कटुता से एक दूसरे का विरोध करते रहे 20-25 साल, उनको मजबूर होना पड़ा आके एक साथ लड़ने का। सबने अपनी सिद्धांत छोड़ दिए। लालू और नीतीश एक साथ मिलके, कांग्रेस एक साथ मिलके ये चुनाव लड़ रही है, इसलिए मोदी जी की लहर का कारण था कि उन लोगों को सामने एक साथ आना पड़ा। और तो मैं इसमें नहीं मानता, मगर मेरा सवाल है सिद्धार्थ जी, सवाल खो गया एक सेकंड। यही मेरा सवाल है कि क्या उनका मिलना लहर पर बहुत भारी पड़ गया? नहीं पड़ा, क्योंकि वो लहर ही है जो आज भी बीजेपी को और एनडीए को आगे ले जा रही है, जो आपका भी सर्वे दिखा रहा है। जहां तक कि मेरा अपना खुद का विश्वास है अंजना जी, मेरा यह मानना है पिछले 2004 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो स्टेट के हो चाहे वो केंद्र के हो, पब्लिक ने मेजॉरिटी में वोट दिया है। और जिसका ट्रेंड आगे दिख रहा है, जैसे आपका सर्वे दिख रहा है, उसकी मेजॉरिटी आएगी। इसलिए मैं कहना नहीं चाहता, मुझे ज्यादा लगता है कि वो 150-160 वाला एक और सर्वे ने दिया है, मैं बोलूंगा नहीं उनके बारे में यहां पर, मगर उस तरफ ज्यादा इंगित करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वोटर एक तरफ का देगा। और 2005 के बाद उन्होंने डेवलपमेंट का एक प्लान बिहार ने उठाया हुआ है, लोग उस पर वोट कर रहे हैं, और वो 2014 में भी हमने देखा है। तांत्रिक में तो बहुत डेवलपमेंट था, तांत्रिक वाले बयानों में, डीएनए वाले बयानों में तो बहुत डेवलपमेंट था। तांत्रिक में तो वो गए थे, तांत्रिक तो वो कर रहे थे, तो उस तांत्रिक पे तो वो गए थे अंजना जी। अब उसको भी हम वो कहीं सामने पब्लिक के लेकर आए कि इनको डेवलपमेंट प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक में है, तो उस पे आप हमारे पे हम पे मत क्रिटिसाइज करिए ना। बेजान दारू वाला का भी वीडियो सामने आया था प्रधानमंत्री के साथ, इसमें उलझेंगे नहीं क्योंकि फिर ये बेजान दारू वाला के बुक रिलीज थी, आपको भी पता है। नलिनी जी आपसे कुछ पूछना चाह रही है, एक सेकंड। वो बिहार के ऊपर नहीं कहते अंजना जी, वो तो आप भी कभी कभी दिखाई देती होंगी अपना हाथ। सिद्धार्थ, आपको लगता है सारी दुनिया हाथ दिखा रही है, हम लोग को फुर्सत कहाँ है स्टूडियो से? सिद्धार्थ जी, आपसे एक सवाल, और वो ये है कि अगर फर्ज कीजिए कि महागठबंधन जीत जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि फिर नीतीश कुमार दिल्ली की ओर अग्रसर हैं सबसे मजबूत विपक्ष के रूप में? नहीं, दिल्ली की ओर अग्रसर होने का माने तो कुछ और होता है। देखिए, अभी 2019 तक की तो नहीं है, मगर आपने मगर से करा है, इसलिए हाइपोथेटिकल है। जब भी एक पॉलिटिकल वैक्यूम में डिबेट्स का मजा भी कुछ रहता है, तो ये तो महागठबंधन किस प्रकार से चलता है, क्योंकि मुझे अगर आपने कहा है बिहार के अंदर क्या हालत होती है, क्योंकि इस समय नीतीश एक सिटिंग इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं, और इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर वीक बनकर लड़ा है ये चुनाव, क्योंकि 122 सीटों पे लड़ने वाला 100 पे अपना समझौता कर रहे हैं महागठबंधन में, तो वो वीक हैं। नीतीश के ऊपर, नीतीश जी लालू के ऊपर चढ़ के मतलब उनके पिगी बैक करा है, तो वहां पे क्या होता है वो 2019 तक ही दिखेगा। तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा उस पर सोचना गलत होगा पॉलिटिकली, मगर इनका महागठबंधन कितने दिन तक वहां रहता है, वो स्वार्थी गठबंधन है, स्वार्थ में कितनी जल्दी टूटता है वो समय ही बताएगा। केसी त्यागी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप लोगों ने कहा था कि अब महागठबंधन पूरी तरह से साफ कर देगा, पूरा का पूरा बिहार उसके हाथों में जाने वाला है, लेकिन यहां तो कांटे की टक्कर दिख रही है और मामला बिल्कुल अटका हुआ दिख रहा है। अंजना जी, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था, जैसे लोकसभा चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मोदी जी चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बीच में चुनाव था और सामने वैक्यूम था। ऐसा ही चुनाव दिल्ली विधानसभा का हुआ था, केजरीवाल चाहिए कि नहीं चाहिए। और बिहार में पिछले 2 महीने की जो जंग है, वो नीतीश कुमार ने ठीक काम किया उत्थान के लिए कि नहीं किया है? नीतीश कुमार चाहिए बिहार को कि नहीं चाहिए? प्रधानमंत्री से लेके और सारे गठबंधन के नेताओं का सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पर प्रहार था। उन्होंने धोखा दे दिया, उन्होंने विकास नहीं किया।
जो 8.5 साल तक हमारे साझेदार थे, जिसपे उनको गर्व होना चाहिए। और सही बात है, ये 8.5 साल में जो काम हुए थे उसमें से एक का क्रेडिट भी बीजेपी लेने को तैयार नहीं हुई, चूंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन 25 साल की बर्बादी का जिक्र कर दिया। जो थोड़ा बहुत क्रेडिट भी बीजेपी को जाता, उसकी भी प्रधानमंत्री ने संभावनाएं समाप्त कर दी। पर साथ तो आप ही ने छोड़ा था। कुछ आपने साथ तो आप ही ने छोड़ा था। अमित शाह जी कह रहे थे, दिखाई दे रहे हैं ना। अमित शाह जी ने आज तक से खास बातचीत में कहा, एक सेकंड, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनना चाहते थे नीतीश कुमार, इसलिए उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया। नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे। नीतीश कुमार इज ए बेटर पीएम मटेरियल देन श्री नरेंद्र मोदी, लेकिन वो किसी दिन भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे। हमारी पार्टी इतनी छोटी है, हम चाहे भी तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हो सकते, चाहे हमारी क्षमताएं नरेंद्र मोदी से कम ना हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब अगर बिहार में बहुत अच्छी जीत मिलती है कि गिरिराज सिंह ये कहेंगे कि पाकिस्तान चले जाओ, अब अगर बिहार में बहुत अच्छी जीत मिलती है तब बनेंगे वो? मेरी बात खत्म नहीं हुई है। ठीक है, मेरी बात पहली खत्म नहीं हुई। हमने इसलिए छोड़ा था कि निरंजन ज्योति कहेगी कि वोट हरामजादे को दोगे कि रामजादे को। हमने इसलिए छोड़ा था कि मुजफ्फरनगर के दंगों में जो लोग शामिल हैं वो तन मन धन और गन से दादरी में सेवा करेंगे। ये हमारा एप्रीहेंशन था, विच प्रूव्ड करेक्ट आल्सो। सिद्धार्थ जी जवाब इसी नरेंद्र मोदी जी की इन्हीं जो हमारे अंजना जी, इनका एप्रीहेंशन तो था, मगर इनका एप्रीहेंशन ये नहीं था कि भागलपुर के अंदर खुद मुख्यमंत्री होके इन्होंने हमारे साथ मिलकर उसका वहां पे दोषियों को पकड़ा, और वो ही भागलपुर के जो दोषी जो पार्टियां थीं उन्हीं के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया। वहां पे इनको कुछ और नहीं दिखा, मगर इनको स्वार्थ जरूर अपना दिख गया, इसलिए स्वार्थी महागठबंधन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो है, आप हमसे अलग हो चुके हैं, आपने क्यों अलग हुए ये देश जानता है, बिहार जानता है, समय बताया जाएगा। त्यागी जी, इसमें कोई बात नहीं, आप अलग हो गए हो, हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपका चेहरा सामने आ चुका है देश के सामने। आपको अपने स्वार्थ चाहिए तो आपने कर लिया। अब बिहार की जनता आपके स्वार्थ के ऊपर वोट कितना देती है वो दो दिन पता चल जाएगा, इसलिए परेशान ना हुई है। ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को। नहीं ठीक है त्यागी जी, आपकी बात पूरी हो गई थी। इन्होंने मुझसे पूछा, त्यागी जी हमने तो अपने बिछड़े हुए भाई, क्षमा चाहता हूँ, उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, इसलिए मैंने बोला, आपने दोबारा बुलवा दिया। ठीक है ठीक है, एक बार फातमी जी के पास अब चलते हैं, हमारे साथ फातमी जी भी जुड़े हुए हैं। मेरा तो सारा अपना टाइम ले लिया आपने। नहीं सर, मेरा भी टाइम ले लिया, इसलिए तो हम आपसे अलग हुए थे। ये जो है सही सुनता है आपकी, इसलिए अलग हुए थे। अंजना जी, हम तो अपने पिछड़े हुए भाई लालू यादव से अलग हुए थे, और ये चुनाव के बाद किससे जा मिले? अरे आपने अपने लालू को पकड़ा, किसी को पकड़ा? ये तो अंजना जी, आप देखिए खाम मुझे डांट पड़वा रही है। कृपा करके आप बोलती क्यों नहीं है कि आपने मुझे बुलाया और आपने टाइम दिया? नहीं, हमने उनसे सवाल पूछा था कि वो आपकी बात का जवाब दें। अब बहस को आगे ले चलते हैं सर, टाइम से वेस्ट हो रहा है, तमाम मेहमानों को बोलना है। जल्दी से फातमी साहब आपके पास आते हुए, लालू प्रसाद यादव जी का दावा तो कम से कम एग्जिट पोल और जितने भी अनुमान इस वक्त आ रहे हैं उस पर बिल्कुल मुंह के बल गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। फातमी साहब जी बिल्कुल सही, और लालू जी का जो एग्जिट है वो अवामी एग्जिट है। जो कुछ उन्होंने ग्राउंड पे देखा है, जो कुछ तो लोकसभा के वक्त हुआ किया है पूरा बिहार में घूमने के बाद, समझ ली नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा था उन्होंने। लेकिन इस दफा जो अनुभव किया, ये जो गोलबंदी है बिहार के अंदर, दलितों की, पिछड़ों की, अकलियतों की, गरीबों की, वो उनको नजर आया है। वो 95 जैसा है, वो 90 जैसा है, वो 2000 जैसा है। मैं यही आप दोनों से पूछूं। फातमी साहब मैं लौट रही हूँ आपके पास, जल्दी दो लाइन का रिएक्शन। मेरी बात सुनिए फातमी साहब, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास सर, यकीन रखिए। तो मुझे बोलने नहीं दिया आपने। अरे सर मैं आऊंगी, अभी तो 1 घंटे की बहस है सर, 1 घंटे की बहस है, अभी तो लंबी बहस चलनी है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को उठाया है, 90 से 95। मैं आप दोनों का रिएक्शन इस पर जाती हूँ, रामकृपाल जी आपसे और उर्मिलेश जी। 90 और 95 का बिहार फिर से हाथ में आ जाए, ये खुशी की बात है क्या? क्योंकि उस वक्त जिस तरह का जातिवाद हम हावी देख रहे थे बिहार पर, वो फिर से आना, वो रिसर्जेंस ऑफ लालू या कास्टिज्म। मैं तो कह रहा हूं कि जो पिछला 40 साल का बिहार है, अगर वापस वाकई अगर बदलाव नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं फिर भी इंतजार करूंगा। आश्चर्य, मुझे खुद अचरज होगा
और इस बात का होगा कि 40 इयर्स की एंटी इनकम्बेंसी हाँ। जिनके सर पर है वो तीनों जीत रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि यह महागठबंधन की बहुत बड़ी सफलता बहुत है। बड़ी जीत। 40 साल की एंटी बड़ी। इनकम्बेंसी के बावजूद अगर ये जीत रहे हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो तो गणित अर्थव्यवस्थिक बाद में उर्मिलेश जी, देखेंगे। जल्दी से इस पर आपका रिएक्शन। 90 का आप पूछ रहे हैं? हाँ। पता नहीं, देखिए अंजना जी, हाँ। आप 1990 में पत्रकार थी या नहीं थी मैं नहीं जानता। हाँ। मैं पत्रकार था और नवभारत टाइम्स में था और दिल्ली में अपॉइंट हुआ था, पटना गया था। 90 से 95 का जो कार्यकाल है लालू प्रसाद का, बल्कि मैं 94 कहूंगा, वो बिहार में जो पहले के जंगल राज थे उनके निराकरण की एक जबरदस्त शुरुआत है। और वही वो दौर है जब श्री कृष्ण सिंह का जो जंगल राज था, खासकर जब आयर कांड से लेकर के और तमाम इस तरह के कांड होते थे, और 1937 से वो शुरू होता है। 1937 में जब प्रीमियर थे श्री कृष्ण सिंह बिहार के, कांग्रेस के पहले प्रीमियर, तो अबुल कलाम आजाद अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है। उन्होंने उनके राज को कहा था कि ये कुशासन है और सिर्फ जातिवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उस राज्य में लालू प्रसाद जब 90 में आए, गठबंधन में थे, हाँ। अभी पूरी तरह उनको बहुमत नहीं था, तो उन्होंने दो बातों का काम किया, जल्दी दो से बात सब्जेक्ट किया। पे जाना है। नहीं बोलने देंगी तभी, ऐसे कैसे होगा कि मैं जल्दी में बोलूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त जो उत्पीड़न था, जो फ्यूडल लैंडलॉर्डिज्म था, हाँ। उसको जो ब्रेक करने का काम किया और जो दलित और उत्पीड़ित समाज के लोगों को इंपावरमेंट दिया, वो बिहार में पहली बार हुआ कर्पूरी ठाकुर के संक्षिप्त कार्यकालों के बाद। और कर्पूरी ठाकुर की सरकार को उन्हीं लोगों ने गिराई जो आज ये कहते हैं कि जंगल राज। जो लालू प्रसाद से गलतियां हुई वो भी मैं एक लाइन में बता दूं। जब वो 94 के बाद जब उनके दोनों सालों की सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ गई और अफसरानों के हाथ में पावर चली गई, तब से सारी गड़बड़ियां शुरू हुई। और मुझे लगता है कि इसके बावजूद मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार का जो सुशासन आया वो तभी संभव हो सका जब 1990 में लालू प्रसाद की राजनीति में आपने स्थापना लगभग हुई। सबको ओके सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन जब तब की इस राजनीति में, उस वक्त में पत्रकार तो नहीं थी लेकिन पढ़ाई उसी बिहार में कर रही थी, जो हालात थे और जहां बिहार आज खड़ा है वो बहुत संतुष्ट करने वाली तस्वीर नहीं।